नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आज बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की यूनिट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सबसे पहले अपन इसकी जो टाइटल्स है उसके बारे में देख लेते हैं कि अपन को इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिस्कस करना है। पहला अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो आपको स्लाइड नंबर 5 में मिलेगा। उसके बाद में डेफिनेशन है जो आपको स्लाइड नंबर 6 पर मिलेगी। उसके बाद में क्लिनिकल नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको स्लाइड नंबर 7 पे मिलेगा। क्राइटेरिया ऑफ एमएसएन स्पेशलिटी है जो आपको स्लाइड नंबर 8 पे मिलेगा। उसके बाद में रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो आपको स्लाइड नंबर 9 पे मिलेगा। ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग द स्लाइड नंबर 13। नेक्स्ट पॉइंट एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस जो आपको स्लाइड नंबर 16 पे मिलेगा। इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो आपको स्लाइड नंबर 18 पे मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो आपको स्लाइड नंबर 19 पे मिलेगा। उसके बाद में न्यू फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ जो आपको स्लाइड नंबर 21 पे मिलेगा। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो आपको स्लाइड नंबर 22 पे मिलेगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है इलनेस जो आपको 32 स्लाइड नंबर पे मिलेगा। इसके बाद में वेरिएबल्स अफेक्टिंग इलनेस बिहेवियर जो आपको स्लाइड नंबर 33 पे मिलेगा। इसके बाद में जो पॉइंट है नेक्स्ट स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर जो आपको स्लाइड नंबर 37 पे मिलेगा। इसके बाद में इमोशनल रेस्पॉन्स टू इलनेस जो आपको स्लाइड नंबर 41 पे मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस जो आपको स्लाइड नंबर 42 पे मिलेगा। अब आइए अपन वन बाय वन इसके जो कंटेंट अपने जो देखे थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो पॉइंट है वो है इस यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड एंड स्किल ब्रांच होती है नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर मेडिकल कंडीशन प्लस सर्जिकल कंडीशन की नर्सिंग केयर अपन प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड और स्किल ब्रांच होती है नर्सिंग के अंदर या नर्सिंग फील्ड के अंदर। एमएसएन कैन बी कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बिकॉज इट हैज़ served as a lunch pad to the several interdisciplinary advanced specialization in several viral area to nursing such as। एमएसएन में क्या हो रहा है कि मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग की जो ब्रांच है उसके के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज कोर्स है या उसमें अलग अलग स्पेशलाइज एरिया है जहाँ पर अपन क्या करते हैं केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। जैसे कि कार्डियोलॉजी कि इसके अंदर अपन कार्डियक से रिलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोलॉजी जिसके अंदर अपन स्पेसिफिक जो न्यूरो पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी में क्या होता है जो स्पेसिफिक जो ऑन्कोलॉजी पेशेंट है उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। तो एक स्पेशल और स्किल्ड ब्रांच होती है नर्सिंग की जिसमें अपन अलग अलग स्पेशल पेशेंट को इंक्लूड करते हैं और उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या चीज़ है। देखिए आप, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग that involve the nursing care of adult patient whose disease conditions are treated medically, surgically and pharmacologically। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो अपने डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि उसमें सभी प्रकार की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर अपन एडल्ट पेशेंट को भी इंक्लूड करते हैं या वो इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वर्सनल कंडीशन है और उसको अपन मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए और साथ साथ में उसको अपन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसके अंदर क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसके अंदर जो क्लिनिकल नर्सेज है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देखिए आप। सबसे पहले
पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग केयर प्रायोरिटीज, कि जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्शन करो और कौन सी केयर अपन को सबसे पहले देनी है उनको आप सेट करके रखो। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाइंग नोवल मेथड ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड देयर इवैल्यूएशन। यहाँ आपको किस टाइप का केयर मेथड है वो यूज़ करना है, किस टाइप की आपको ट्रीटमेंट मॉडलिटीज यूज़ करनी है, किस टाइप से आपको इवैल्यूएशन करना है, वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, उनको आपको अप्लाई करते हुए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है या उनको केयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन इंडिविजुअल केयर। हर एक इंडिविजुअल की जो केयर प्रोसेस है उसके अंदर आपकी प्लानिंग होना चाहिए। टेकिंग पेशेंट स्टोरीज एंड परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हर एक पेशेंट की जो उनकी हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री लेना चाहिए, उनको आप फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लिनिकल नर्सेस की। उसके बाद में ऑर्डनरी लेबोरेटरी टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कि किसी भी प्रकार का कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर करवा रहे हैं या लेबोरेटरी टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। अगर आप बात करते हैं अपन एक क्राइटेरिया ऑफ एमएसएन स्पेशलिटी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्पेशलिटी, दो प्रकार के क्राइटेरिया अपन इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए आप क्राइटेरिया ए, एमएसएन स्पेशलिटी डिफाइन न्यू कॉम्पिटेंसीज इन द डिसिप्लिन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड एरिया है, डिफाइंड एरिया, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि नए नए जो कॉम्पिटेंसीज है नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या ऐड हो रही है, उसके अंदर अपन उसको उस चीज़ को अपन इंक्लूड करते हैं क्राइटेरिया ए के अंदर। और सेकंड क्राइटेरिया में क्या है, क्राइटेरिया बी में देखिए आप, एमएसएन स्पेशलिटी इन्वॉल्व डिजाइनिंग ऑफ स्पेशल प्रोसीजर फॉर नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट, कि स्पेशल जो प्रोसीजर होते हैं अलग अलग कंडीशन के अंदर, जैसे कार्डिक के पेशेंट के लिए कार्डिक प्रोसीजर अलग से होंगे, न्यूरो के पेशेंट के लिए न्यूरो प्रोसीजर अलग से होंगे, तो उनको एक स्पेशलाइज स्किल के अंदर या स्पेशलिटी के अंदर उनको काउंट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे, अपन नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब जो मेडिकल सर्जिकल नर्स है उसके क्या क्या रोल हो सकते हैं या उस फील्ड के अंदर क्या क्या रोल हो सकते हैं, आप देखिए। अब सबसे पहले है गेट सेट ऑफ स्किल्स। इसके अंदर कुछ पॉइंट है, आप देखिए डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दे मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्स है उसको क्या अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन हेल्थ के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। They must be competent enough to provide care to individuals sick or well utilizing the various nursing process। वो उनके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि वो हर इंडिविजुअल की हर इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड कर सके उनके डिजीज के अकॉर्डिंग और अपनी नर्सिंग प्रोसेस के यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, दे मस्ट बी एबल टू असेस द नर्सिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वो लोग इतने एबल होना चाहिए, इतने मतलब उनके अंदर इतनी क्वालिटी है, उनके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि एक पेशेंट को बर्थ टू डेथ किस प्रकार की नर्सिंग केयर की रिक्वायरमेंट है उनको पता होना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू प्रिपेयरिंग प्लान इन क्राइसिस सिचुएशन, और वो ऐसे प्रिपेयर होना चाहिए उनको, या यूँ मान लो कि अगर किसी प्रकार की कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उनके पास में कोई ना कोई प्लान होना चाहिए या उस प्लान के लिए वो रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एबिलिटी टू एडवोकेट फॉर द पेशेंट। एक प्रकार की यहाँ पर जो नर्स है वो किस प्रकार का रोल अदा कर रही है, एक प्रकार का एडवोकेट का रोल अदा कर रही है एक पेशेंट के लिए। इसमें वो क्या करेगी देखिए आप, दे मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी केयर डिलीवर्ड। नेक्स्ट है, दे मस्ट कंसिडर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एज द टॉप ऑफ प्रायोरिटी, कि पेशेंट की प्रायोरिटी को देखते हुए, उसकी जो सेफ्टी को देखते हुए उसको क्या करना है, उसको टॉप प्रायोरिटी के अंदर रखना है। दे मस्ट सपोर्ट पेशेंट टू द बेस्ट ऑफ देयर हेल्थ इंटरेस्ट। पेशेंट का क्या सबसे अच्छा हेल्थ इंटरेस्ट है, किस टाइप से अपन पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक नर्स अच्छे से उसको प्रोवाइड कर सकती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। दे मस्ट बी इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग। नेक्स्ट है अपना एबिलिटी टू मेक ए डिफरेंसेस इन पेशेंट लाइफ एवरी डे। मतलब लाइफ, पेशेंट की जो लाइफ है डे बाई डे, जो इसकी एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पॉइंट देखिए आप, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कंफर्ट टू द पेशेंट, दे मस्ट यूज इथिकल वैल्यूज इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ टू असिस्ट पेशेंट इन रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है अपना एबिलिटी टू बिकम द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। एक प्रकार से अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो सोसाइटी के अंदर, उसकी एक प्रकार से बैकबोन की तरह भी वो क्या कर सकती है, काम कर सकती है। देखिए आप, दे मस्ट
participate as member of the health team in delivery of curative, preventive, promotive and rehabilitative health care services. नर्स यहाँ पर क्या कर रही है, एक प्रकार जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर क्या कर रही है, एक प्रकार के मेंबर के रूप में काम कर रही है, ताकि वहाँ की जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको क्योर कर सके, बीमारी को बचा सके, पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट कर सके, जो पेशेंट बीमार हो गया तो उनको रिहेबिलिटेट कर सके, या उनसे रिलेटेड जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको वो सारी क्या कर सके, प्रोवाइड भी कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दे मस्ट एबल टू यूटिलाइज दियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स and leadership qualities while working in teams for the causes of health and community welfare scheme। मतलब उनके अंदर इतनी अच्छी, अगर वो बैकबोन की तरह काम करेगी, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर काम करेगी, तो अपने अंदर जितनी भी उनके अंदर जो स्किल्स है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो उनको अच्छे से एज ए टीम लीडर के रूप में काम कर सकती है, और वहाँ के जो हेल्थ के अंदर जो कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर सोसाइटी के अंदर कोई वेलफेयर स्कीम चालू हो रही है तो उसके अंदर अपनी स्किल्स को, लीडरशिप को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड्स और इश्यूज़ के बारे में कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स है, क्या क्या इश्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड्स में क्या है कि कुछ नई चीज़ें, आपको पता था कि पहले 10 साल पहले कुछ नई चीज़ थी, अब आने वाले इस टाइम पे कुछ नया चीज़ और ऐड हो गया, तो मतलब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, इस फील्ड के अंदर कुछ ट्रेंड्स भी चेंज होते जा रहे हैं और कुछ इश्यूज़ भी क्या आ रहे हैं, धीरे धीरे इनके अंदर आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब आप क्या समझते हैं, उससे क्या मतलब निकलता है। Nursing has been called the oldest of art and the youngest of the profession. As such, it has gone through many stages and has been इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स। आपको पता है कि जो नर्सिंग फील्ड है वो बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी कला है एक प्रकार से, और अगर अभी की बात करें यंगेस्ट में तो एक प्रकार का अपना प्रोफेशन के रूप में इसको अपन मानते हैं। जो क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्टेजेस से क्या होता गया, मतलब मूवमेंट करता गया, और अपने जो सोशल मूवमेंट्स के अंदर था उसके अंदर से वो क्या करता गया, उसमें थोड़े चेंज आते गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नर्सिंग हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द एग्जिस्टिंग कल्चर शेप्ड बाय इट एंड yet being to develop it. The trend analysis and future scenarios provide a basis for sound decision making through mapping of possible futures aiming to create preferred futures। मतलब क्या है कि यहाँ पर नर्सिंग फील्ड को क्या कर रहे हैं अपन, एक अपने एग्जिस्टिंग कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, उसको ढालते, मतलब चेंज करते गए हैं, उसके अंदर नई चीज़ें ऐड करते गए हैं, अपने फ्यूचर्स को देखते हुए, अपनी कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, या कुछ किसी प्रकार की कोई डिसीजन मेकिंग में अगर अपन को कुछ करना है, अपने पॉसिबल फ्यूचर को देखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा चेंजमेंट अपन करते आए हैं। अब अपन बात करें ट्रेंड्स इन नर्सिंग कि नर्सिंग के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स है। तो देखिए कि सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि एजुकेशन चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन डेमोग्राफिक। आपको पता है कि डेमोग्राफिक एरिया के अंदर अगर चेंजमेंट हो रहा है तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर चेंजमेंट आ रहा है। एम्ब्रेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आ रही हैं आपकी नर्सिंग फील्ड के अंदर। एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, working with more educated consumers, increasing complexity of patient care, increased cost of health care, changes in federal and state regulation, indisciplinary skills, nurses working beyond retirement age, एडवांस इन नर्सिंग केयर साइंस रिसर्च। ये सारी क्या है कि वो ऐसे ब्रांच है जहाँ पर अपन क्या करते हैं, ऐसी जो पॉइंट है जहाँ पर क्या हुआ कि एक टाइम की बाद में वहाँ पर नर्सिंग फील्ड में थोड़ा क्या हुआ है, एक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और एक नई स्किल्स के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा चेंजमेंट आता ही गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस कि अपने जो नर्सिंग फील्ड है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एथिकल इश्यूज आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहला अपना एथिकल इश्यूज है क्लिनिकल के अंदर क्या है कि आज के टाइम में नई चीज़ें अगर बढ़ती जा रही है तो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ एक क्लिनिकल में इश्यूज के रूप में काम करती है। प्रोफेशनल में अपने एक प्रकार का एथिकल इश्यूज के रूप में आया है, फिलोसॉफिकल के अंदर आया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटल सेटअप या अपने हॉस्पिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर भी ये चीज़ क्या आई है, एक प्रकार के एथिकल इश्यूज के रूप में काउंट की गई है।
अब अगर अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, विच इज नॉट द एथिकल इश्यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस। लास्ट स्लाइड के अंदर अपने देखा था कि क्लिनिकल, प्रोफेशनल और फिलोसॉफिकल एक प्रकार के एथिकल इश्यूज थे, बट एम्ब्रेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी आपका क्या था, एथिकल इश्यूज नहीं था, वो अपने ट्रेंड्स के अंदर था। तो अपन स्लाइड नंबर ये 16 से आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में आप नया इसके अंदर जो कंटेंट है वो है हेल्थ। सबसे पहले अपन हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्थ किसे कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले देखिए आप हेल्थ की डेफिनेशन देखिए। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ में क्या आ रहा है कि एक प्रकार की कंप्लीट फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इंडिविजुअल फिजिकल भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है, और किसी प्रकार की कोई भी डिजीज वहाँ पर नहीं है, और मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज कि इंडिविजुअल के अंदर डिजीज, कोई भी प्रकार की डिजीज वहाँ पर नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑफ डिजीज है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल बहुत ही स्वस्थ कंडीशन में है, तो वो WHO के अकॉर्डिंग क्या हुई, उसकी हेल्थ बिल्कुल मस्त है, या उसको बोलते हैं हेल्थ इज गुड। अगर आप बात करें अपन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, तो कॉन्सेप्ट देखिए अपना हेल्थ का कि अपना कौन कौन से अपने कॉन्सेप्ट है हेल्थ के अंदर। सबसे पहले अपना बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, फिर नेक्स्ट अपना इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइको सोशल कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये सारे क्या अपने हेल्थ के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देखिए, विच इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। लास्ट स्लाइड के अंदर अपन डिस्कस किया था मेडिकल, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, हेल्थ के अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है वो अपने हेल्थ के अंदर नहीं आता है। तो आप ये स्लाइड नंबर 19 से आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ नई फिलोसॉफी है जो अपने हेल्थ के अंदर इंक्लूड की गई थी। जो देखिए आप, हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कि अपना जो हेल्थ क्या अपना एक ह्यूमन का एक फंडामेंटल राइट है। सेकंड है हेल्थ इज ए एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर क्या है कुछ ना कुछ हेल्थ ऐसी, अगर अच्छी हेल्थ है, अपने फिलोसॉफी क्या मानते हैं कि अपनी जो हेल्थ है वो एक एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ के रूप में काम आती है। हेल्थ इज ए सेक्टोरल, हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, हेल्थ इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लेयर। ये क्या है कि अपनी नई फिलोसॉफी है अपने हेल्थ के बारे में। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में कि हेल्थ के कितने डायमेंशन होते हैं। तो बेसिकली अपन अगर बात करें हेल्थ के अंदर 6 डायमेंशन होते हैं, फिजिकली डायमेंशन, सोशली, वोकेशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल। अब इसके बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो अपने लास्ट स्लाइड के अंदर अपने डिस्कस किया था फिजिकल, सोशल, वोकेशनल, इमोशनल, ये सारे क्या अपने डायमेंशन ऑफ हेल्थ है जो आप स्लाइड नंबर 22 से रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन के बारे में कि फिजिकल डायमेंशन क्या है। मतलब एक इंडिविजुअल अपना फिजिकली फिट है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी जो फिजिकली जो एक फिटनेस है वो उसकी मस्त है, बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं। देखिए इसमें पॉइंट देखिए आप, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का हर एक ऑर्गन, बॉडी के हर पार्ट्स अपने जो नॉर्मल फंक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एवरी सेल्स एंड एवरी ऑर्गन फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड परफेक्ट हार्मोनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है, हर एक सेल है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है और वो एक दूसरे से को रिलेट करके चल रही है। मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल हार्मोनी जैसा है, बिल्कुल सामंजस्य जैसा है। अगर अपन बात करते हैं साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ कि अपन कैसे पता करेंगे कि एक इंडिविजुअल फिजिकली हेल्थी है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे गुड कंप्लीशन कि पेशेंट के अंदर गुड कंप्लीशन है, पेशेंट की स्किन क्लियर है, क्लीन स्किन है, पेशेंट की जो आइज है वो बिल्कुल ब्राइट आइज है, बॉडी वेल क्लॉथेड है विथ फर्म फ्लैश है, नॉट टू फैट है पेशेंट के अंदर, एस्यूट ब्रीथ है, गुड एपिटाइट है और साउंड स्लीप है। ये सारे जो कैरेक्टर्स है ये क्या दर्शाते हैं कि एक पेशेंट के अंदर अगर सारी चीज़ें अगर मौजूद है तो इंडिविजुअल फिजिकली फिट है या फिजिकली हेल्थी है।
अगर अपन बात करें कि कैसे अपन उसको इवैल्यूएट करेंगे, तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं फिजिकल हेल्थ को इवैल्यूएट करने का। तो देखिए आप, सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, कि अपन खुद ही उस चीज़ का अपन ओवरऑल हेल्थ क्या क्या कर रहे हैं, अपन असेसमेंट कर रहे हैं। इंक्वायरी इनटू सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर, कि किसी प्रकार कोई बीमारी का कोई फैक्टर तो नहीं है अपनी बॉडी के अंदर। इंक्वायरी इनटू मेडिकेशंस, इंक्वायरी इनटू लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। ये सारे पॉइंट क्या है, इससे अपन फिजिकल हेल्थ को अपन क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटल डायमेंशन के बारे में। मेंटल डायमेंशन का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल मेंटली फिट है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मेंटल इलनेस नहीं होना चाहिए पेशेंट के अंदर। देखिए अब, नो मेयर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, कि इंडिविजुअल के अंदर किसी प्रकार की कोई भी मेंटल इलनेस कंडीशन नहीं है। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू वेरिड एक्सपीरियंसेस, कि पेशेंट अगर कोई अलग अलग वेरियस एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंसेस के मतलब किसी के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है किसी चीज़ को, तो उसके प्रति वो अच्छा सा रेस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि वो मेडिकली फिट है, मतलब मेंटली फिट है। उसके बाद में देखिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेंटली हेल्थी पर्सन की है। देखिए आप पॉइंट वाइज देखिए, फ्री फ्रॉम मेंटल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कि पेशेंट के अंदर इंटरनली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पेशेंट वेल एडजस्टेड है, सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, नोज हिमसेल्फ, हिज नीड्स, प्रॉब्लम एंड गोल्स। अगर मेंटली इल पेशेंट होगा तो अपनी वो सेल्फ स्टीम को पहचानेगा, अपने नीड्स को देखेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी गोल्स को भी क्या करेगा, वो अपने स्ट्रॉन्ग सेंस से क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाइड कर लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब निकलता है कि यहाँ इंडिविजुअल है वो एक सोसाइटी के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है। अगर वो सोशल फिट है पेशेंट, तो वो अपनी इंडिविजुअल अपने जो सोसाइटी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में बिल्कुल सेट करके रहेगा, मतलब अच्छे आसानी आराम से रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन, जिसमें देखिए आप विथ इन द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में बिल्कुल सामंजस्य के हार्मोनी टाइप में रहेगा, रिलेशन बना के रहेगा बिटवीन ईच इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। दो लोगों के बीच में या फिर सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में अपना जो एक रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके रखेगा। बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड वर्ल्ड इन विच दे लिव, अपने खुद लोगों के बीच में, अपने खुद के बीच में, और अपने जहाँ पर वो रह रहा है उनके बीच में अपने जो भी रिलेशनशिप है उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, अपने कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब क्या, अपनी रिलीजियस चीज़ को वो क्या करेगा, बिल्कुल फिट करके रखेगा। रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स विच रीचेस आउट एंड स्ट्राइव्स फॉर मीनिंग एंड पर्पज इन लाइफ, कि अपनी लाइफ के अंदर उसका क्या पर्पज है, क्या उस कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या उसकी चीज़ लाइफ का क्या पर्पज है, मकसद क्या उसकी लाइफ का। समथिंग्स दैट ट्रांसेंड्स फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, includes integrity principles, ethics, purpose of life, commitments। उसके बाद में है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन का मतलब क्या है कि वो बंदा फीलिंग्स के साथ में, अपने इमोशन के साथ में कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वो उस चीज़ को जानता है, पहचानता है। मेंटल हेल्थ सिंग एज नोविंग एंड कॉग्निशंस, कि वो उसकी सोच कैसी है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसका कॉग्निटिव पावर कैसा है, इमोशनल उसका स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो उसमें इस चीज़ को फिट करके मतलब देखा जाता है। इमोशनली हेल्थी होना चाहिए पेशेंट रिलेटेड टू फीलिंग्स, मतलब जहाँ पर उसको जिस टाइप की फीलिंग शो करनी है वो सही उसको करना चाहिए। अगर वो सैड है तो उसको सैड जैसी फीलिंग्स दिखानी चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा खुशी है तो उसको खुशी वाली फीलिंग्स शो करनी चाहिए। अब बात करते हैं वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन का मतलब क्या है कि अपनी वो जॉब से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, अपनी जो कैपेसिटीज़ है, अपनी लिमिटेशन से रिलेटेड वो बंदा फुल्ली अडेप्टेड है या नहीं है। अगर वो फुल्ली अडेप्टेड है तो मतलब उसका वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ बिल्कुल मस्त है, कि अपने जो वर्क से रिलेटेड जो भी है, उसका व्यवसाय से रिलेटेड बिल्कुल कंसंट्रेट या उसको उसके जो एनवायरनमेंट से क्या है वो बिल्कुल फेमिलियर है और अडेप्टेड है। अब बात करते हैं अपन इलनेस के बारे में। इलनेस क्या है, जस्ट अपोजिट टू हेल्थी पर्सन। क्या हेल्थी पर्सन के अंदर क्या देखा था कि फ्री फ्रॉम ऑफ डिजीज कंडीशन, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरीके से बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इलनेस में क्या हो रहा है कि वहाँ पर पेशेंट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, कैसे भी कंडीशन के अंदर या कैसे भी उसके अंदर पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम्स आ जाए, वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसकी इलनेस कहलाती है। देखिए आप डेफिनेशन देखिए आप,
Illness is a condition characterized by deviation from a normal health state which is manifested by physical and psychological symptoms. कि एक पॉइंट देखिए आप, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ स्टेट, कि नॉर्मल हेल्थ स्टेट से थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है या उससे वो मूवमेंट हो गया है, किस कंडीशन में, उसके फिजिकल कंडीशन के अंदर या उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। अगर थोड़ा भी अगर चेंजमेंट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो पेशेंट क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, इलनेस नाम दे देते हैं। तो वो एक पेशेंट की कंडीशन हो गई। कोजियर के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिफाइन की गई थी। बात करते हैं कि वेरिएबल्स अफेक्टिंग इलनेस बिहेवियर, कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं अपने इलनेस को, उसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी इन्होंने 2 पॉइंट में डिस्कस किया कि इंटरनल वेरिएबल्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स। इंटरनल वेरिएबल्स जहाँ पर बॉडी के अंदर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, इंटरनल वेरिएबल्स में देखिए आप 3 प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है कि पेशेंट का परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट का नेचर ऑफ इलनेस, पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट पर्सन। अपन इसमें डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो आप इसमें देखिए पहला पॉइंट है परसेप्शन ऑफ इलनेस, परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स। परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स का मतलब क्या है कि पेशेंट किस तरीके से या कौन सी कैसे या किस वजह से या कौन से रास्ते से या किस वे से वो सिम्टम्स को परसीव कर रहा है, और वो सिम्टम्स उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो चीज़ उसकी बॉडी के अंदर कैसे दिख रही है, कैसे वो उस चीज़ को शो कर रहा है, कैसे उसको परसीव कर रहा है सिम्टम्स को, वो चीज़ के अंदर अपन काउंट करेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलनेस, कि वो जो बीमारी हुई है, नेचर बीमारी हुई है, वो उस पेशेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है, उसके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रही है। एज इन द केस ऑफ एन एक्यूट इलनेस वेयर द पर्सन इज टेकिंग ट्रीटमेंट दैट विल बी, अगर कोई ऐसी कंडीशन में, एक्यूट इलनेस की कंडीशन में है, तो वो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो उसको कैसे इफेक्ट कर रही है, कैसे उसके बिहेवियर को चेंजमेंट कर रही है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी इंटरनली है, अंदर से आ रही है उसको, मतलब बॉडी उसकी चीज़ को, बॉडी उस चीज़ के प्रति रिएक्शन कर रही है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, हाउ ए पर्सन रेस्पॉन्स टू इलनेस डिपेंड्स अपॉन द एडजस्टिंग कॉपिंग एबिलिटीज, कि इंडिविजुअल को कोई भी बीमारी हो गई है, अब वो उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे उसको एडजस्ट कर रहा है, कैसे उसकी अपनी जो कॉपिंग एबिलिटीज है उसको यूज़ करके उस सेट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे उस बीमारी से वो एडजस्ट कर रहा है, तो वो उसको अपन क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट करते हैं। ये सारे क्या है, उसका इंटरनल वेरिएबल्स है, पेशेंट की खुद वो अंदर से क्या करता है, उस चीज़ को डिफाइन करता है या उस चीज़ में लड़ता है। बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स में क्या आ रहा है कि कुछ चीज़ें बाहर से अपन को शो अप हो रही है, जैसे कि बाहर के एनवायरनमेंट से चीज़ें वो रिलेट कर रही है, जैसे कि विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, कि पेशेंट की वो वहाँ दिख रहा है, आपको सिम्टम्स नज़र आ रहा है कि पेशेंट के अंदर ये चीज़ें आपको सामने से दिख रही है कि उसको ये इलनेस हो चुकी है। सोशल ग्रुप के अंदर वो चीज़ भी चेंजमेंट आ रहा है, कल्चर एंड वैल्यूज़ की वजह से उसके अंदर पेशेंट के अंदर इलनेस कंडीशन आ रही है। हो सकता है पेशेंट को इकोनॉमिकल वेरिएबल्स की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट के अंदर इलनेस आ रही हो, या पेशेंट के जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर इलनेस कंडीशन आ रही है। अब बात करते हैं अपन स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर, कि जो इलनेस पेशेंट का, जो अगर पेशेंट को इलनेस हो गया वो अब कैसे बिहेव होगा, उसके कैसे वो स्टेज काउंट करेंगे अपन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन इसका देखिए, स्टेज फर्स्ट में देखिए सिम्टम्स एक्सपीरियंस, स्टेज 2 में देखिए आप अजम्पशन ऑफ सिक रोल, स्टेज 3 में देखिए आप मेडिकल आर कॉन्टैक्ट, स्टेज 4 में डिपेंडेंट क्लाइंट केयर, स्टेज 5 में रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशंस। अब 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे इसको। अपन स्टेज फर्स्ट में देखिए आप सिम्टम्स एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट स्टेज अपनी है, इसके अंदर क्या होता है, पर्सन फील्स दैट समथिंग इज रॉन्ग बट ही इज नॉट एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई भी बीमारी हो रही है तो अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट को फील हो रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ रॉन्ग है, गलत है, और वो उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, बट इतना श्योर पता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजमेंट जरूर आ रहा है, गलत जरूर हो रहा है। सेकेंड कंडीशन है assumption ऑफ sick रोल। इसमें देखिए आप, इफ द सिम्टम्स persist then the client will assume sick role and seek confirmation from family and other that they are indeed sick
then he gets excused from normal duties and role expectation। इसमें क्या कर रहा है कि वो अपना रोल अजम्पशन है, वो सिक रोल बीमार जैसा फील कर रहा है कि उसको भी सिम्टम्स हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, और इस चीज़ को कंफर्म कर पता चल रहा है कि फैमिली मेम्बर ने या उसके किसी दोस्त ने या फिर किसी अदर लोगों ने क्या कर दिया, उसको बता दिया भाई तो बीमार जैसा लग रहा है, अजम्पशन हो रहा है उन लोगों को। तो वो क्या करेगा कि अपनी जो नॉर्मल ड्यूटीज़ है उससे या अपने जो भी नॉर्मल जो ड्यूटी जो रोल करता है, एक्सपेक्टेशन रोल है, उससे क्या करेगा, वो उस वहाँ से एक्सक्यूज़ करने की कोशिश करेगा और ये फील करेगा कि वो चीज़ वो बीमार है या वो बीमार जैसा लग रहा है। नेक्स्ट में देखिए आप मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इस दिस स्टेज एट दिस स्टेज द क्लाइंट acknowledges the illness and seeks explanation of causes, duration of illness and its complication. Health professional may determine whether the client is ill or not। मेडिकल केयर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर पेशेंट किसी मेडिकल केयर बंदे से मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट करता है, किसी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकता है और वहाँ किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कॉन्टेक्ट करता है और वहाँ पर क्या करता है, अपनी उस बीमारी के बारे में, सिक्स के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसको क्या कॉजेज हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये ड्यूरेशन कितने दिन से चल रहा है, कितने टाइम से ये चीज़ बीमारी चल रही है, कैसा उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ है, वो सारी क्या करता है अपने एक मेडिकल केयर प्रोवाइडर से क्या करता है, डिस्कस करता है और वो चीज़ वहाँ पर डिटरमाइन होती है कि उसको वो बीमार है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेज है डिपेंडेंट स्टेज। आफ्टर एक्सेप्टिंग द डायग्नोसिस क्लाइंट बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू गेट ट्रीटमेंट। इसके बाद में क्या करता है, इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इंडिविजुअल बीमार है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, डिपेंडेंट होता है अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर कि उसको जो भी डायग्नोसिस हुई थी उसके ऊपर उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो उसको क्या सारा क्या करेगा, उस पर डिपेंडेंट होगा और वो सारा उसका ट्रीटमेंट लेगा। उसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टेज है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। इस स्टेज में क्या होता है, दिस इज द स्टेज व्हेन द सिम्टम्स ऑफ इलनेस गेट सबसाइडिंग द पर्सन स्टार्ट रिगेनिंग ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस। इस स्टेट में नाम से इंडिकेट हो रहा है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन कि पेशेंट को जो बीमारी हुई थी, जो सिम्टम्स हुआ था, वो उससे क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है और अपनी ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस के अंदर वापस के जा रहा है, रिगेन कर रहा है कि उसको वापस अपनी पुरानी जो हेल्थ स्टेटस थी वो वापस उसको मिल रही है। नेक्स्ट है अपना इमोशनल रेस्पॉन्सेस टू इलनेस। अपन बात करते हैं कि पेशेंट के अंदर अगर इमोशनल कौन से ऐसे रेस्पॉन्सेस होंगे इलनेस के प्रति, तो देखिए सबसे बड़ा आएगा फियर कि अगर उसको ये लगेगा कि वो किस टाइप का बीमारी है, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो उस पेशेंट को क्या इमोशनल रेस्पॉन्स में आएगा, पेशेंट को फियर होगा, ओवर डिपेंडेंस हो जाएगा पेशेंट, फीलिंग ऑफ हेल्पलेस होगा पेशेंट को एंजाइटी होगी, पेशेंट को हेल्पलेस हो जाएगा पेशेंट को गुस्सा आएगा, एंगर होगा, पेशेंट को हॉस्टिलिटी हो जाएगा। ये सारे क्या करेगा, पेशेंट इमोशनल रेस्पॉन्स शो करेगा इलनेस के प्रति। अगर अपन बात करें अब इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, तो इम्पैक्ट ऑफ इलनेस में अपन दो चीज़ पे डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट और इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑफ क्लाइंट एंड फैमिली। सबसे पहले अगर इम्पैक्ट ऑफ इलनेस का मतलब क्या है कि इसकी इलनेस की वजह से पेशेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ा, क्या उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। सबसे पहले अपन यह पॉइंट पे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट। क्या आपको पता है कि अगर इंडिविजुअल बीमार हो जाएगा तो उसके हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पेशेंट के हेल्थ के जितने भी जो भी हेल्थ डायमेंशन है वो ख़राब हो जाएंगे, पेशेंट का जो एक रूटीन वर्कआउट है वो ख़राब हो जाएगा, पेशेंट की जो एक होप होती है उसके अंदर चेंजमेंट आएगा, पेशेंट का जो रूटीन केयर होता है, रूटीन एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। पेशेंट क्या करेगा, अपनी कुछ भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये उसकी लाइफ में क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, उसके ऊपर उसके क्लाइंट के ऊपर चेंजमेंट आएगा, उसके बॉडी के ऊपर चेंजमेंट आएगा, उसके हेल्थ ऑर्गन जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे उनके ऊपर चेंजमेंट आएगा, ठीक है। साथ में सेकंड पॉइंट देखिए इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑफ क्लाइंट एंड फैमिली। अगर लंबे समय तक कोई भी इंडिविजुअल बीमार है तो क्या होगा, बेसिक सी बात है कि अगर लंबे समय से अगर कोई क्लाइंट बीमार है किसी फैमिली के अंदर, तो साथ में वो अपनी फैमिली मेम्बर को क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है, उनको भी उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी राइज हो सकती है। पेशेंट की लंबे समय तक केयर कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से पेशेंट फैमिली मेम्बर भी क्या हो सकते हैं, वहाँ पर परेशान हो सकते हैं। तो उसके फैमिली के साथ क्लाइंट के साथ में क्या हो रहा है, पेशेंट की फैमिली के ऊपर भी वो चीज़ इफेक्ट डालती है। तो ये क्या था इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, ठीक है। आज के टॉपिक में अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन ने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में डिस्कस किया, हेल्थ के बारे में डिस्कस किया और उसके इलनेस के बारे में डिस्कस किया।
तो वीडियो के अंत में सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे टॉपिक एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हेल्थ एंड इलनेस। यदि वीडियो से संबंधित कोई परेशानी आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।